नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल नरेंद्र मोदी का एक प्रिय डायलॉग है इस दिनों कि झुकेगा नहीं साला। यानी कि नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है जब अलग अलग देश ट्रंप की शैतानियों के सामने सरेंडर कर चुके हैं। शैतानी ही कह रहा हूं मैं, मनमानी भी कह सकता हूं। बहरहाल ट्रंप के सामने सभी लोग सरेंडर कर चुके। एक नया पीस जैसे यूएन है वैसा ही एक अलग ट्रंप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत सीधे तौर पर अभी तक उसमें शामिल नहीं हुआ है। और इधर अमेरिका के तमाम लड़ाकू विमानों को धत्ता बताते हुए भारत ने वापस राफेल के साथ साथ अब कहा जाए कि रशियन के 5 जनरेटर जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी वो ऑर्डर करने जा रहा है। तो क्या भारत टेक्निक तौर पर या टेक्निकल तौर पर कहा जाए डिफेंस में एक बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा है? क्या अब जागे हैं तो सवेरा अभी हुआ है? जरा इस मुद्दे को समझेंगे। मेरे साथ एक्स विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर मौजूद हैं। प्रफुल्ल सर, जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक हूं। आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूं सर। मैं सवाल सबसे पहला यही आपसे पूछ रहा हूं। एक फिल्म आई थी पुष्पा, उसमें जो हीरो है वो कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं साला, और इधर नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वो अमेरिका और तमाम ऐसे राष्ट्रों के सामने झुकेंगे नहीं। आप इसे किस तरीके से ले रहे हैं सर, नरेंद्र मोदी का स्टैंड, भारत का स्टैंड? देखिए ऐसा है श्री, सबसे बड़ी बात है जब आदमी में कॉन्फिडेंस आता जाता है, आदमी की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो उसके जो जिसको कहते हैं ना चाल में फर्क आता जाता है। उसकी जिस तरीके से वो ऊपर देखता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, दुनिया को जिस तरीके से देखता है, उससे बड़ा फर्क आ जाता है। वो होता है एक स्वाभिमान बढ़ता जाता है। जब आपकी क्षमता बढ़ती है, स्वाभिमान अपने आप बढ़ता है और आपकी में जो एक किस्म से जो ऊर्जा पैदा होती है, वो अलग होती है। आज से 14 साल पहले जब मोदी साहब आए थे, तो उस समय बात कुछ और थी। धीरे, धीरे, धीरे मोदी साहब ने देखा कि क्या हालत है। भारत को उन्होंने उसी तरीके से अपनी एकाग्रता से और अपने सोच समझ से उन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए, भारत का जब उठ रहा है, भारत ताकतवर बन रहा है, भारत आगे देख रहा है, ऑटोमेटिकली जो भारत को जिसने लगाम हाथ में पकड़ी है, उसके उसके अंदर तो वो गौरव से भर जाएगा, जोश से भर जाएगा। यही मोदी साहब का साथ बात है। अब देखिए, वो हमारी क्षमता आज से 20-25 साल पहले क्या थी? कुछ नहीं थी। पर जब मोदी साहब ने संभाला हिंदुस्तान को, तो धीरे उन्होंने देखा, सारा स्टडी किया, कहते अरे ये भी नहीं है, हम ये भी नहीं है, तो अकड़ किस बात की करें हम? जो अपना बारूद तक नहीं बना रहा, तो तुम इसका मतलब है कि सीखची पहलवान गामा बनने की कोशिश कर रहा है। साहब पर धीरे-धीरे जब उन्होंने ऊर्जा पैदा करी, अब देखो हर एक हमारे ये कहाँ 42 स्क्वाड्रन का अभाव हमारे को आ गया है, 29 स्क्वाड्रन हो गए हैं। अब धीरे-धीरे उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया है और एक से एक वेपन सिस्टम आ रहा है। आ ही नहीं रहा, अब बनाने की बात आ रही है। जब आपने वेपन सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, आपकी फॉरेन पॉलिसी बदल जाएगी। फॉरेन पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। आज अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ऐसी क्यों है जैसी आप देख रहे हैं? क्योंकि ताकत है उसमें। कल अमेरिका भी लतखोरी लाल जैसा हो जाए तो चू तक नहीं करेगा, वेनेजुएला के आगे चुप हो जाएगा। अब वो उसके अंदर ताकत है। देखिए, ये ताकत ही एक ऐसी चीज है जो आपकी क्षमता बढ़ाती है, और जब आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आप अपने आप सर दुनिया इसी में जोड़ रहा हूं मैं आप उसके आगे फिर बताइएगा। SU-57 हो या फिर राफेल, अब ये दोनों भारत में ही बनेंगे, यानी कि यही इनका बात है। प्लांट भी लगेगा, ये मेक इन इंडिया होगा। अगर आप ये मेरे को कहते हम खरीद रहे हैं, तो मैं कहता सो व्हाट। ये अब नहीं, अब प्लान हो रहा है कि इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। इनकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को जब दूर किया जाता है, तो आपकी टौर बदल जाती है।
यही वजह है। अब देखिए अपने आप हमारी चाल में बदल रही है, जिसको एक, एक शायर लोग एक कहावत करते हैं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो बात यही है, यहाँ पे खुदा में जब ताकत देता है तो जोश आ ही जाता है। तो ये वाली बात है। तो अब ताकत आ रही है आप में। और मैं बता रहा हूँ श्री, जब मैं पहले बोलता था तो शायद आप लोग हंसते थे। जब तक आपकी मिलिट्री की ताकत नहीं होगी, आप कहीं के नहीं हो। आपको नेपाल भी डरा के रखेगा, भूटान भी डरा के रखेगा। ये फर्क पड़ता है। तो ये आप में देख रहे हैं। तो आज, हाँ, पर अगर आप में मन में सच्चाई भी है, आप दूसरे की चीज नहीं हड़पना चाहते और ताकतवर है, तो आपकी इज्जत बढ़ती है। फिर लोग आपकी तरफ देखते हैं इज्जत से, डर के ना मारे नहीं। फिर वो आपकी एक्चुअली प्रशंसा करते हैं। मोदी साहब सेकंड कैटेगरी में, उनकी एक्चुअल प्रशंसा होती है। लोग मोदी के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। लोग कैसे, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री उसके पांव को हाथ लगाने को तैयार है। कैसे, ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि ताकत होने के साथ साथ विनम्रता भी है। ताकत होने के साथ एक, जिसको कहते हैं जेंटल बिहेवियर भी है। वो जो है हमारे अंदर, इसकी इज्जत है मोदी के लिए। सिर्फ ये नहीं कि हम Su-57 ले लेंगे तो लोग थर थर कांपने लगे, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर बात सारी ये है कि जिस दौर से हम गुजरे हैं, जो हमने तरीके अपनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनको उतारने के लिए, वो पुराने कपड़ों को फेंकने के लिए उतार के डाल, वो बड़ा समय लगता है। आपको आपके पॉलिसीज चेंज करने में, मेथड्स चेंज करने में, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें टाइम लगेगा आपको। और ब्यूरोक्रेसी बैठी है आपकी, वो दे आर यूज्ड टू ए वन मेथड ऑफ वर्किंग। उनमें कोई खराबी नहीं है, पर उनके तरीके ही ऐसे हैं जो 1957 से बनने शुरू हो गए, 47 से बनने शुरू हो गए और बनते चले गए। वो मोदी साहब के आने के बाद उनको चैलेंज किया गया। अब हर एक चीज बदल रही है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में चेंज लाना शुरू किया, लेटरल इन्वॉल्वमेंट इंडक्शन शुरू कर दिया, कई कई चीजें शुरू कर दी। ये जो है, इसके पर थोड़ा जोर लग रहा है, तो थोड़ी उसमें ऑपोजिशन भी हो रही है। ये सब तो चलता रहेगा। पर सम टोटल ऑफ द होल इक्वेशन इज यू आर ऑन अ पॉजिटिव मोड। और ये भारत अभी पॉजिटिव मोड में है। चाहे G20 में देख लीजिए कैसी हमने किस तरीके से बाइडेन को कह दिया कि वी विल नॉट साइन एनी सैंक्शन अगेंस्ट रशिया, नॉट ऑन दिस लैंड। बात खत्म हो गई, वहीं फुल स्टॉप। किसी ने चू नहीं करी। कभी कर सकता था भारत ऐसे? देखिए, ये फर्क पड़ता है। पर हमें खेद है कि ये भी चीज लोगों के या तो जहन में नहीं आती, या वो इतने ज्यादा वो बाहर वालों से प्रभावित हो चुके हैं कि उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ये है हमारे को। अब एक ही चीज रह गई है, हाँ, सारे भारतवासियों को मिलके मोदी साहब का हाथ में ताकत देनी चाहिए, बड़ा हाथ में राइट। शक्ति देनी चाहिए। ये हम्म। यही एक चीज रह गई है। सर, लेकिन वो एक लड़का है, बहुत बुली करता है। वो अपना यूएन को साइडलाइन करके एक नया पीस ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, अलग अलग देशों को जोड़ रहा है। और जो उसके चाटुकार हैं, खासतौर से टर्की हो, पाकिस्तान हो, ये तमाम मिडिल ईस्ट के देश, उसमें तुरंत साइन कर दिया, 1 बिलियन डे के भी साइन कर दिया। अब भारत साइन नहीं कर रहा, फ्रांस उसको साइन नहीं कर रहा। ये ट्रंप का इलाज क्या है? क्योंकि ट्रंप हर एक मुद्दे पर एक व्यापारी की तरह, वो जैसे न्यूयॉर्कर्स होते हैं ना, न्यूयॉर्क वाले, वो अलग ही तरीके से सोचते हैं, वो अलग ही तरीके से चलाते हैं। तो अमेरिकी का विदेश का जो पूरा विभाग है, उसका तो उसने भट्ठा बैठा दिया। लेकिन भारत इसे किस तरीके से देखे, और ये भविष्य कैसे हो सकता है, ये जो पीस ऑर्गेनाइजेशन ट्रंप बना रहा है इसका? जी। देखिए, कौन सी पीस ऑर्गेनाइजेशन ट्रम्प बना रहा है? वही ऑर्गेनाइज, बल्कि जो नेटो है वो टूट रही है, जो यूनाइटेड नेशंस है वो तितर बितर हो रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है? ट्रंप सिर्फ अपनी ही बात करता है। जर्मनी खिलाफ है ट्रंप के, फ्रांस खिलाफ है ट्रंप के, फिनलैंड, कौन सी कंट्री है, ग्रीनलैंड, आई मीन डेनमार्क, ये कौन सी कंट्री ट्रंप को सहारा वाह वाह कर रही है? कोई नहीं। सब आतंकित है। देखिए, बचपन में हमें कॉमिक पढ़ते थे, वो बिली बंटर, ये अमेरिकन कॉमिक ही होती थी। बिली बंटर भी एक ऐसा मोटा तगड़ा सा लड़का होता था जो छोटे बच्चों को तंग करता रहता था।
वो बुली होता था। तो बिली बंटर की वो फनी कॉमिक्स थी, पर ये अब ट्रम्प साहब जो हैं वो बिली बंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। वेनेजुएला को ले लूंगा, मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, फिर मैं और बाकी कोई कंट्री आती है मैं उसको मेरा को कहना नहीं मान रहा, उसको मैं हड़प लूंगा। ईरान कैसे मेरी बात नहीं कर रहा, मैं उसको हड़प लूंगा। वो कुछ बोलता है, वो जान के बोलता है या ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए बोलता है, जो भी करता है, इट इज अ बुली। बट क्वेश्चन है, बुली में एक प्रॉब्लम आती बुली को, या तो अलग अलग जब आप हो तो धीरे धीरे हर एक को बारी बारी से वो टैकल कर सकता है। जिस दिन आप एक हो जाओ, बुली को प्रॉब्लम आ जाती है। आज वेनेजुएला यूरोपियन यूनियन का अंग होता, मैं उदाहरण दे रहा हूं, चाहे फिनलैंड ले लो, चाहे मैं कहता हूं पोलैंड ले लो, स्लोवाकिया ले लो, क्या अमेरिका कर सकता है अगर वो इकट्ठे हो? नहीं। यही बात है। आज किसी भी छोटी कंट्री को, फर्ज करो ये साउथ चाइना सी में ये जितनी कंट्रीज हैं, ये एक एक एशिया पैसिफिक यूनियन बना दें, यूनियन ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्री, जॉइंट इंडस्ट्री, जॉइंट टूरिज्म, जॉइंट एवरीथिंग एंड जॉइंट सिक्योरिटी। चाइना की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी के पास जाने की, अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ेगी उसके पास आने की। अमेरिका का एक ही इलाज है कि यू मस्ट जॉइन अप अगेंस्ट हिम टिल सच टाइम यू आर एज स्ट्रांग एज हिम। अमेरिका सिर्फ, अगर आपकी मिलिट्री पावर तगड़ी है तो अमेरिका आपसे बात ही नहीं करेगा, वो दूर ही रहेगा। जिस दिन उसको आप पर भारत की बात जो है वो अमेरिका को इसलिए है कि भारत की वहां की साइज इतना बड़ा है और भारत की क्षमता इतनी बड़ी है और भारत की मान्यता इतनी बड़ी ज्यादा है कि ट्रंप को बड़ा प्रॉब्लम आ रही है भारत को नीचा दिखाने में। वो कह देता है, स्टेटमेंट बनाता है भारत के खिलाफ, पर वो बना के ही रह जाता है। उसको पता है कि कोई बात नहीं, टैरिफ को, उसके टैरिफ को एब्जॉर्ब करने की भारत में क्षमता कितनी है। ये जो ट्रंप देख रहा है, इसको अब प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा ये है, ये लड़ाई भिड़ाई की जो बात होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर को सेल कर रहा है, सब कुछ है, कितना वो नुकसान कर लेगा ईरान का। मैं मानता हूं वो एक बार 2-3 सॉटियां और लगा देगा B-2 बॉम्बर्स की, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को और डैमेज कर देगा, वो फिर बन जाएंगे। वो और 2-3 एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो फिर बन जाएंगे। जब तक उनकी फौज नहीं लैंड करती और ऑक्यूपाई करती ईरान को, ईरान हारेगा नहीं। तो ये बात रहेगी तो आएगा अपना। नहीं तो सर, क्या फौज आएगी? आपको लगता है कि ईरान में अमेरिकन बूट्स आएंगे? नहीं आ सकते बूट, इसलिए नहीं आ सकते, आपको कितने चाहिए आप कैलकुलेट करिए। ईरान की फौज कम नहीं है। अब अगर मैन टू मैन देखा जाए, ईरान की आर्मी कम नहीं है। और वो कितने लाख ला सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर? 15,000, 3,000, 4,000। आप उससे आप कुछ कर सकते हो? 1-2 बटालियन को लेके क्या कर सकता है वो? तो ये अमेरिका जो है, ईरान इजराइल के साथ मिलके उसके इकोनॉमी को डाउन कर सकता है, उसके शिपिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है, हार्बर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यही कर सकता है, ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। हाँ, उसकी रिजीम चेंज करना चाहता है। जो जो ट्रंप है वो ईरान की रिजीम को चेंज करके वो अपनी रिजीम लाता है, ताकि जो ट्रेड हो, ऑयल की जो ट्रेड हो, ऑयल का बंदोबस्त उसके फेवर में, वो ये चाहता है। और यही उसकी नजर है। और वो उसको ये नहीं चाहता कि वो इस्लामिक बॉम्ब बनाने में ताकतवर हो जाए, ताकि पूरी इस्लामिक कंट्रीज में न्यूक्लियर वेपन आ जाए। एज इट इज आप देख रहे हैं ईरान, यूरोप में क्या हालत हो गई है। रेडिकल इस्लाम इस तरह फैल रहा है कि अब लोगों के गवर्नमेंट जो है वो इस्लामिक गवर्नमेंट बन रही है कंट्रीज में। अभी अगले 5 साल में देखना आप क्या हालत हो जाएगी। इंग्लैंड की भी देख लेना आप क्या हालत हो जाएगी। फ्रांस तो वैसे ही रो रहा है, जर्मनी वैसे ही रो रहा है। तो इंग्लैंड का तो सर सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी किसी भी कंट्री का है, वहां वो इंग्लैंड है। वहां बल्कि ब्रिटिशर्स नहीं दिख रहे हैं, गोल टोपी ज्यादा दिख रहा है। तो आपकी वो बात हो गई ना, सर्कल 254 साल में सर्कल पूरा कंप्लीट होता है। कहां अंग्रेज आए थे भारत के अंदर, है किस तरीके से पहले वो घुटनों के बलाए हुक्का भरते थे ठाकुरों का, फिर उसके बाद में वो जमींदार बने, उसके बाद में वो मालिक बने, और उसके बाद फिर वो धक्के मार के उनको निकाला। जब इंडियन नेवी और आर्मी ने म्यूटिनी करी, एयरफोर्स ने, तो
सुभाष चंद्र बोस ने, तो क्विट इंडिया हो गया, उसके बाद कहाँ गए? खत्म हो गए, दे आर फिनिश। अब वही आ गया, अब वो आप लोग जा रहे हो, कल आप चले सेटल हो जाओ, आप भी मेयर बन जाओगे, वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, वो बन चुका है। तो पाकिस्तानी बन रहे हैं वहां पे। तो अब ये देखो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि एक ही तरीका है अमेरिका ईरान को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इस्लाम की शक्ति ना बढ़े। पर अनफॉर्चुनेटली ईरान इज अ शिया देश, शिया प्रिडोमिनेंट कंट्री। तो सऊदी अरेबिया, कटार, इजिप्ट ये मानते तो हैं उसको कि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पर इससे ज्यादा कुछ करना नहीं चाहते। तो अगर वहां लड़ाई हुई तो उनको ये सबको प्रॉब्लम है कि अमेरिका ने हमारी पूरी इकोनॉमी, पूरी एरिया की खराब कर देनी है अपनी रिजीम चेंज करने के पीछे। तो इसलिए वो अमेरिका को मना कर रहे हैं। हालांकि कोई अमेरिका से लड़ेगा नहीं वहां पे, कोई उसकी मदद नहीं करेगा ईरान की। तो इसी तरीके से मैं यूनियन की बात करता हूं। आज यूरोप इस्लामिक यूनियन होती, अगर आज ये सब यूनियन में होते और जॉइंट डिफेंस पैक्ट होता, क्या कर सकता था ट्रंप? कुछ नहीं कर सकता। पर वो है नहीं, सारे के सारे तो बिजनेस ट्रंप के साथ हाँ, करना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम तो यही है। बस चाइना को यही। इसने चाइना के स्क्रू टाइट करने की कोशिश की है, पर चाइना के तो स्क्रू टाइट नहीं हुए, बल्कि तो चाइना, उनके उल्टे ट्रम्प के स्क्रू टाइट हो गए। एग्जैक्टली चाइना तभी तो बड़ी स्मार्टली चाइना बाहर वेट कर रहा है। चाइना हुतीस को सप्लाई कर रहा है थ्रू ईरान, चाइना हिजबुल्ला को सप्लाई कर रहा है थ्रू ईरान, हमास को सारे रॉकेट्स वगैरह जो जब पहले हुए थे, लड़ाई पिछले साल हो रही थी, सारे के सारे रॉकेट्स कहां से आए थे? चाइनीज रॉकेट्स थे। जो सारा हादसा हुआ था बिटवीन हमास एंड इसराइल, वो सारे वेपन्स मेड इन चाइना थे। तो चाइना है वो अपना देख रहा है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सिंदूर हुआ, सारे चाइनीज वेपन्स थे, चाइनीज एयरक्राफ्ट। तो चाइना अपनी मार्केट को से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अपना आधिपत्य इस तरीके से जमाएगा। ईरान को पूरी मदद कर रहा है और मदद करता रहेगा। अगर आज अमेरिका फर्ज करो ऑपरेशन लॉन्च करता है, चाइना पूरी की पूरी ऊपर से नीचे का जोर लगा देगा, खुद लड़ेगा नहीं पर सब कुछ देगा अमेरिका ईरान को, एवरीथिंग। क्या और उधर इसराइल आएगा अमेरिका की तरफ, जैसे लड़ाई हुई थी इसराइल और ईरान की, और अमेरिका आया था। तो चाइना और रशिया चुप रहेगा, वो आपको पता है रशिया चुप रहेगा, क्योंकि यूक्रेन में वो उसका हाथ डाला हुआ है। लोग कहेंगे तो तू वहां तो यूक्रेन में हाथ डाला हुआ है, यहाँ क्या बकवास कर रहा है? इसलिए रशिया चुप है। चाइना चुप है क्योंकि वो ताइवान पे किसी कब हाथ साफ कर रहे हैं, या फिलीपींस वगैरह के आइलैंड को और लेगा, तो वो चाइना भी कुछ नहीं कहेगा। तो अमेरिका बड़े आराम से कर रहा है हर जगह, पर अमेरिका लिमिटेड कर सकता है, जहां पे भी करेगा। वेनेजुएला जैसी कंट्री को तो ले सकता है ऑफ कोर्स, वो अगर वहां फौज लैंड करता, तो अगर वो वियतनाम के जैसे नहीं लड़ते वेनेजुएलन्स, तो वो ले लेता। वियतनाम में क्यों नहीं ले पाया? कोरिया में क्यों नहीं हुआ? अफगानिस्तान से क्यों भागना पड़ा? देखिए, जब आप उसके खिलाफ बुली को जब आप झटका देते हो, बुली भाग खड़ा होता है। ये बुली की खासियत है, पर आपको झटका देने की हिम्मत होनी। झटका देना पड़ेगा। सर जरा एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं मैं। दरअसल आपके पास राफेल आ रहा है, वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और SU-57 आ रहा है, वो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। आपको क्या लगता है कि अगर ये दोनों एयरक्राफ्ट हमारे पास हुए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत जल्दी आने वाले, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, ये एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। एक दिन में रोम भी नहीं बना था और एक दिन में रोम भी नहीं जला था, तो एक दिन का खेल नहीं है। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि हम अमेरिका और क्या कहते हैं, चाइना से थोड़ा पीछे हैं इस मामले में, एयरक्राफ्ट के मामले में, क्योंकि वो 6th जनरेशन का बना रहे हैं, और अभी हम 5th जनरेशन का लें या नहीं लें, कैसे काम करें कैसे काम नहीं करें, थोड़ा इस मामले में असमंजस की स्थिति में। देखिए, ऐसा आपके पास 42 स्क्वाड होने चाहिए, 29 30 बचे हैं, 12 स्क्वाड की कमी है। 12 इंटू 18 ले लीजिए, कितना होता है? वो जहाज की कमी है। 12 इंटू 18 तो कितने हो गए? वो आपको लेने पड़ेंगे ऑन द स्पॉट। वो ले रहे हैं, 114 रफाइल आ रहे हैं, काफी सारे ऑन द स्पॉट जो लेंगे, वो टेक्नोलॉजी के साथ लेंगे। पहले तो वो जहाज वो आपके स्क्वाड्रन की पूर्ति करेंगे, और फिर आप बनाना शुरू करेंगे।
अब ये बनाने में आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, इतनी आसानी नहीं है। आपको उनके प्लांट्स लगाने हैं, अभी HAL पूरे का पूरा गेयर अप होगा, पर टेक्नोलॉजी बड़ी जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। आमतौर पे लोगों को 7-8 साल लगते हैं फाइटर बनाने में, हमें 3-3 साल ज्यादा नहीं लगेगा अगर हमने टेक्नोलॉजी ठीक ट्रांसफर करी। तो हमारे को अभी 3 या 4 साल वेट करना पड़ेगा। इवन लेकिन सर इंजन बनाने में भी प्रॉब्लम है। एमका का इंजन अभी तक नहीं बना, और इंजन, आपको क्या लगता है कि इंजन में जब चीजें बेहतर होंगी तो हम और आगे की भी सोच सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात है श्री, मैंने आपके चैनल में एक बार जरूर बोला था, आई थिंक 1 या 2 बार, कि भारत को इस समय एशिया पैसिफिक यूनियन को का निर्माण की तरफ काम करना चाहिए। भारत, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, ये जितनी कंट्रीज हैं, ये सब एक मिलकर करें। जापान, जापान विदाउट चाइना, विदाउट चाइना। नहीं, चाइना को इनवाइट किया जाएगा कि आप भी ज्वाइन करिए, पर चाइना अगर मना करेगा तो कोई बात नहीं, पर चाइना को कहा जाएगा कि हम एशिया पैसिफिक यूनियन बना रहे हैं, आप भी एशिया कंट्री में हैं, आप आ जाइए। वो अगर चाइना कहे नहीं, वो आप वैसे ही कहेगा, वो सो कहेगा कि आप नेटो बना रहे हो, हम कहेंगे तुम भी आ जाओ नेटो में, तुम भी साथ हमारे हो जाओ। भाई शेर का आप शिकार करने निकले हो, तो शेर आपके साथ थोड़ी ज्वाइन करेगा। आप फिर याद करिए ना, सोचिए। तो चाइना को चूज करना पड़ेगा, या तो चाइना अपनी हरकत बंद करे, ताइवान को लूंगा नहीं लूंगा, फिलीपींस को आइलैंड को ले रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, वो क्यों कर रहा है वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट से 80% ऑफ का ऑयल जाता है, उसकी 60% वर्ल्ड ट्रेड जाती है, उसकी ट्रेड जाती है। वो चाहता है कि मेरा आधिपत्य जमा रहे। पर अगर जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, ताइवान, नॉर्थ साउथ कोरिया, ये ब्रुनेई, ये मलेशिया, ये सारी कंट्रीज मिल गई, तो फिर उसका क्या होगा? और मिलिटरीली मिल गई, सिक्योरिटी भी अरेंजमेंट, जॉइंट फाइट अगेंस्ट क्राइम, जॉइंट साइबर, जॉइंट टूरिज्म, जॉइंट एविएशन, आप देखें ये गोल्डन बर्ड बन जाएगा ये एरिया। और फिर पर इसके लिए लीडरशिप चाहिए। बाय द वे, शिंजो आबे ने कहा था कि भारत को लीडरशिप देनी चाहिए। बाइडेन एग्रीड कि यही हो सकता है, क्योंकि बाइडेन है आइज ऑन चाइना, कि अगर ये हो जाए चाइना अपने आप कर्टेल हो जाएगा। वो तो मीठी बात करके अमेरिका तो अपने आप आ जाएगा बीच में और गुडविल में ट्रेड वेड करेगा। पैसे कमाने का बड़ा अच्छा तरीका है, आप गुडविल में ट्रेड करिए, बिल्कुल ठीक है, पर डोंट बी ओवरबेयरिंग एंड ट्राई टू ऑक्यूपाई दैट एरिया। वो ना, वो चाइना कर रहा है और अमेरिका जो कर रहा है बाकी कंट्रीज के साथ, ये एटीट्यूड बिली बंटर वाला बंद करना पड़ेगा। नहीं तो उसका एक ही इलाज है, जॉइंटली। फिस्ट को देख लीजिए, 5 उंगलियां अलग अलग इकट्ठी बन जाए तो आप दीवार को तोड़ सकते हैं। लोग दरवाजे में डेंट डाल तोड़ देते हैं एक मुट्ठे बॉक्स के साथ में, एक हिट के साथ में। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पर क्या हम करने को तैयार हैं? क्या हमारी थिंकिंग है? ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगी ये बात क्या है, क्योंकि उनकी माइंड इस लाइन में जाता ही नहीं है, सब अपनी अपनी सोचते हैं। तो ये जो बात बहुत है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज के साथ में पहले जोड़ मिला के बात शुरू करे, तो यहाँ पे श्रीकांत, हमारी फॉरेन पॉलिसी का टेस्ट होता है कि हमको किस तरीके से करें। आज आप खुद ही बता दीजिए मेरे को, आपको तो पता होगा, ये मधेसी प्रॉब्लम क्या थी नेपाल के साथ, क्या थी मधेसी प्रॉब्लम? अगर आप मेरे को समझा सकते हैं या जनता को समझा सकते हैं तो बताइए। ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए जो भारत और नेपाल के साथ हुई है। आज नेपाल जो है आपके साथ नहीं है, क्यों नहीं है? क्या है? अग्निवीर क्या आपकी पॉलिसी बनी? नेपाल ने कहा अरे हमारे लोगों का क्या होगा, हमारा जो गुरखा जाता है वो 4 साल में वापस आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, जो ये थोड़ी हमें दूर करनी पड़ेगी। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, ऑल इन वेल। जाते जाते एक आखिरी सवाल, ईयू प्रेसिडेंट आ रही है ना सर 26 जनवरी को, उन्होंने कहा है कि डील ऑफ ऑल मदर्स, मदर ऑफ डील होगी, ये सभी डील की बात होगी। क्या लगता है, अमेरिका के साथ तो डील भारत कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका के शर्तों पर चल नहीं रहा, और यूरोपियन यूनियन को लेकर ये जो डील की बात वहां की हेड कह रही है, आप इसे किस तरीके से लेते?
यूरोपियन यूनियन से कौन सी डील? नहीं, दरअसल उन्होंने बोला है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत के साथ हम जो बिजनेस ट्राई करने जा रहे हैं, जो डील करने जा रहे हैं, ट्रीटी करने जा रहे हैं बिजनेस को लेकर, ये मदर ऑफ ऑल डील होगी। तो क्या बिल्कुल ठीक भारत है। अब यूरोप को अमेरिका के अलहदा देख रहा है या अमेरिका माइनस करके देख रहा है? देखिए ऐसा है, भारत की जो यूरोपियन यूनियन के साथ में अगर ये बात हो जाती है, तो मैं कहता हूं इससे अच्छी कोई और चीज नहीं हो सकती, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इस समय अमेरिका से बड़ा दुखी है। नेटो दुखी है, यूरोपियन यूनियन दुखी है। नेटो और यूरोपियन यूनियन एक ही है। यूरोपियन यूनियन की जो ही मिलिट्री है, उसी ने तो नेटो बनाया है। अमेरिका एक बाहर वाला है बस, नहीं तो बाकी तो सब वही हैं। एक टर्की को बाहर से ले लिया है और ये अमेरिका है, बाकी सारे के सारे यूरोपियन यूनियन वाले हैं और वो अमेरिका से नाराज है इस समय यूक्रेन को लेकर। वो नाराज है, अपना आर्म्स बिकवा दिए उसने, अपना पैसा कर दिया, इनके नहीं जाता। आपको पता है कि जब फ्रांस को ने ऑस्ट्रेलिया के साथ डील की सबमरीन्स की, तो अमेरिका ने वो कटवा दी और अपनी सबमरीन्स बिकवा दी ऑस्ट्रेलिया को। तो फ्रांस ने क्या किया, इनके F-18 F-16 जो हिंदुस्तान में आए थे वो बिकने के लिए, वो डील कटवा के रफाल बिकवा दिए। ये देखिए आपस में इनका ये चल रही है होड़। तो मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, पर अगर वो हमको ये बात अच्छी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, निबंध में भी अच्छी लगती है, पर हमको ये बताएं वो हमको क्या इंजन टेक्नोलॉजी देंगे, ट्रांसफर क्या देंगे? मदर ऑफ ऑल डील्स कौन सी डील होगी जो हमको करेंगे, या कोई जॉइंट कंस्ट्रक्शन की बात? बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हाँ, कौन सी बिजनेस? बिजनेस तो एक वर्ड है। ये तो 26 को ही पता चलेगा। 26 को आ रही है मैडम। मैं हाँ, आपके साथ दोबारा बैठ जाऊंगा कि ठीक है। उसको डिस्कस करने के लिए कौन सी डील है, हाँ, बिकॉज मदर ऑफ ऑल डील्स वर्ड तो बड़ा अच्छा लगता है, पर हाँ, कौन सी डील है, या हमारे को कौन सी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, या कुछ ऐसी बात हो गई है कि हम फॉरेन वो मोस्ट फेवर्ड नेशन या ऐसा, गॉड नोस। ये इकोनॉमिक टर्म्स तो आपको पता है सारे, आप बताइए कौन सा है, मेरे को तो कोई पता नहीं चल रहा, पर ठीक, दे आर वेरी वेल, फाइन। हाँ, वेरी वेल एटीट्यूड हमारे लिए बहुत अच्छा है। राइट, राइट। ठीक है सर, वो तो 26 को जब मीटिंग होगी गणतंत्र दिवस के बाद, फिर एक साथ बैठेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की चर्चा काफी खास थी और सरल और सटीक शब्दों में प्रफुल्ल सर ने जियोपॉलिटिकल ज्ञान दिया, आज पाठशाला दी। प्रफुल्ल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए। बहुत जल्द प्रफुल्ल सर के साथ एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार।